नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, देश की आजादी में बड़ी भूमिका अदा करने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, उस पावन धरती बहराइच को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने वसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही सीएम योगी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी आक्रांताओं से इस धरती से शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक थे महाराजा सुहेलदेव। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला है। बहराइच जैसे विकास के लिए आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का पावन दिवस है और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 18 फरवरी को सपा एमएलए साइकिल से विधान भवन पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी होगी और साथ ही बसपा ने भी सरकार को घेरने के लिए यहां पर रणनीति बना ली है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर 18 फरवरी को सपा एमएलए साइकिल से विधान भवन पहुंचने वाले हैं। इनकी तरफ से ये प्रदर्शन करते हुए ये विधानमंडल पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बसपा ने भी यहां पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। सुबह 10 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की भी बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर सरकार को घेरने को लेकर ये तीनों पार्टियां जुटती हुई नजर आ रही हैं। 18 फरवरी को सपा के विधायक साइकिल से विधान भवन पहुंचेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि सुबह 10 बजे कांग्रेस विधानमंडल की बैठक होगी और साथ ही बसपा ने भी अब यहां पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती नीति ने यूपी के अपराधियों में एक खौफ पैदा कर दिया है। यहां वजह यह है कि यूपी के सबसे बड़े डॉन, मुखिया और अंसारी के पैर भी यहां पर आने से कांप रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर माफिया मुख्तार अंसारी के प्रति
सहानुभूति रखने का यहां पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई बार जवाब भी मांगा है, लेकिन कोई यहां पर जवाब उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने कहा कि दोहरापन कांग्रेस का चरित्र है। साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा कि एक माफिया को बचाने के लिए कांग्रेस इस रफ्तार पर आ गई है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी पर विधायक की हत्या का आरोप है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर नशे में धुत सिपाही ने उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि दुकान में शराब पीने से मना करने पर यहां पर इस सिपाही ने मारपीट की। प्रेस वाले की दुकान को भी क्षतिग्रस्त इस नशे में धुत सिपाही ने कर दिया है। बताया जा रहा है कि नशे के चलते ईंटों पर ये सिपाही गिर गया। साथ ही कमालगंज थाने में तैनात ये सिपाही दिलीप बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर अब एसपी ने सीओ को इस मामले को लेकर जांच सौंप दी है। साथ ही फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको फर्रुखाबाद से, और ज्यादा जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता अमोद तिवारी हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अजी बताने जाएंगे कि मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं नशेबाज सिपाही थाना कमालगंज में तैनात है, जिसका नाम दिलीप कुमार है। वह अपने पुलिस लाइन स्थित पर आवास पर आया था। वहां से जब शराब के नशे में निकला है तो वह शराब पीने के लिए पुलिस लाइन के सामने ही प्रेस वाले की दुकान है, जो कपड़े पे प्रेस करता है, उसके यहाँ घुसा है। वहाँ उत्पात मचाया है। ये पूरा वाकया तब हुआ है जब दुकानदार ने सिपाही को शराब पीने से मना किया और इसके बाद सिपाही ने उत्पात बताया। तो कहीं न कहीं सिपाही को मना करना शराब पीने से दुकानदार को भारी पड़ा और उसने वहाँ गदर किया। उसके बाद वहीं पास में ईंटों पर गिर गया है तो सर फूट गया। उसके बाद उसने दुकानदार पर आरोप लगाया मारपीट का और थाने में शिकायत की है। कहीं ना कहीं पुलिस की छवि धूमिल करने का भी मामला है, तो इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस सिपाही पर? नहीं, ये बात सही है कि इस तरीके के नशेबाज सिपाही खाकी को कहीं न कहीं बदनाम कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। भाई मामले पर जब इस सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की जांच सीओ अमृतपुर अजय कुमार शर्मा को सौंप दी है और कहा है कि जो जांच में तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके बाद सिपाही के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमोद तमाम जानकारी के लिए। ये दिलीप नामक सिपाही जो कि थाना कमालगंज पर पोस्टेड है, कल जब ये शाम को लाइन में जो इनका आवास है वहाँ पर लाइन के ही बाहर एक आयरन करने वाले की दुकान है जहाँ पर रामसेवक नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनसे इनका कोई विवाद हुआ है, जिसी के आधार पर दोनों में आपसी वाद विवाद हुआ है और इसी के संबंध में सीओ अमृतपुर को जांच दी गई है। इसमें जो भी तथ्यात्मक फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार 8वें दिन बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 पैसे से लेकर 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दर में 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। 4 महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 75 पैसे और डीजल के दाम बढ़कर 86 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए सरकार से इन पर तुरंत टैक्स कम किए जाने की मांग की है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। भारत को पेट्रोलियम ईंधन की जरूरत के लिए 80% आयात पर निर्भर करना पड़ता है। केंद्र
पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए 9 पैसे और डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 80 पैसे उत्पाद शुल्क लगा रही है। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से दे रहे हैं आपको, जहां पर 18 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के अवसर पर ये तारीख घोषित की गई है। 18 मई को करीब 4:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। राजमहल में मुख्य रावल जी धर्माधिकारी और वेद पाठी इस दौरान यहां पर उपस्थित भी रहे। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर बताया जा रहा है कि अब 28 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने सिपाही को भीषण टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अफजलगढ़ थाने में बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही तैनात था। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बिजनौर से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने सिपाही को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान इस सिपाही की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। जहीर, एक अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर देर रात एक सिपाही थाने के बाहर किसी काम से जा रहा था। तभी अज्ञात वाहन ने किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसको गंभीर हालत में मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है पुलिस ने जो वाहन था उसको ट्रैक कर लिया है, वो ट्रैक्टर बताया जा रहा है जो जिसने टक्कर मारी है। जी, अगर ये ट्रैक कर लिया है वाहन को, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है वाहन चालक पर अभी तक? बिल्कुल, देखिए एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मेंद्र से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जिसने सिपाही को टक्कर मारी है वो ट्रैक्टर है, उसको ट्रैक कर दिया गया है। उसको जल्दी पकड़वा करके उसके ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी जहीर, हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रथमदृष्टया से जो हादसे की वजह है वो अभी ये बताई जा रही है कि तेज स्पीड से जो है ट्रैक्टर आ रहा था और सिपाही जो है थाना क्रॉस करके रोड दूसरी तरफ जा रहा था। तो तेज रफ्तार होने के कारण जो है वो अपना संतुलन खो बैठा और सिपाही को ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसान पंचायत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ में होने वाली इस किसान पंचायत में आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं, व्यापारियों और शोषित वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया है। दरअसल यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है, जिसके लिए अब चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के मूड में हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरठ में किसान पंचायत की जाएगी और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान करीब 200 किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि ये कानून देश के किसान के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए भी घातक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को बनाया गया है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की एक किसान महापंचायत मेरठ में आयोजित करने को लेकर है। आप सभी को मालूम है, लगभग 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और 200 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं।
उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। इसी बीच बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला दर्ज कर अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाड़ी पुल के पास सेमरा दूसरी की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कुशीनगर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे एक शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको कुशीनगर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। शव की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, सड़क किनारे एक संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, बताना चाहेंगे कसिया थाना क्षेत्र के बाड़ी पुल सेमरी धूसी के पास की मामला है। और जहाँ सुबह एक व्यक्ति की लाश मिली थी वहाँ, और जैसे ही ग्रामीणों की सूचना मिली तो वहाँ ग्रामीण मौजूद पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी पहचान कसिया वार्ड नंबर 8 के निवासी तैयब अली के रूप में पहचान की गई है। जी सुनील, क्या मृतक के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर सामने आई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या किसी से रंजिश थी? जी, जैसे परिजन बता रहे हैं कि इसकी शव को हत्या करके फेंकी गई है, जहां लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। जी, क्या किसी से रंजिश थी मृतक की? कोई किसी के अभी तो नहीं इस तरह का मामला आया है। ठीक है, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं फिरोजाबाद सपा के विधानसभा सिरसागंज विधायक हरिओम यादव का पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन पर बीजेपी के करीबी होने के आरोप लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने निष्कासित पत्र जारी किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के निष्कासन के बाद सिरसागंज विधानसभा विधायक हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव ने मुझे पार्टी से निकलवाया है क्योंकि हमने प्रोफेसर रामगोपाल का विरोध किया था, इसलिए पार्टी ने ऐसा किया। हम तो खुली बात है, इस रामगोपाल का हमने विरोध किया, इसके गलत कामों का। इसके रामगोपाल और इसका लड़का और इसके भांजे करहेल के यहाँ शराब का बड़ा कारोबार करते थे, उसका हमने विरोध किया था। और इसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनका लड़का, उनके भांजे इस जो शराब का बड़ा कारोबार था उसमें लिप्त है। उसमें भाजपा के एक पूर्व मंत्री भी लिप्त था, जयवीर सिंह। तो ये जयवीर सिंह को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए प्रोफेसर ने हमें पार्टी से और हमारे बेटे को निकलवाया था। रामगोपाल हम पे आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा से मिले। ये तो जनता जानती है भाजपा से कौन मिला है। रामगोपाल ने भाजपा से मिलकर इस पार्टी को खत्म कर दिया। अखिलेश जी समझ नहीं। वहीं चमोली के तपोवन में एनटीपीसी की विष्णुगार परियोजना की मुख्य टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक मलबे में दबे 11 शव बरामद किए गए हैं। इस टनल के रास्ते सिल्ट फ्लशिंग टनल में 7 फरवरी को काम करने गए 34 व्यक्तियों की तलाश में दिन रात रेस्क्यू चल रहा है। इसी बीच सोमवार को एक शव मैठाणा इलाके में और एक शव श्रीनगर में अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के बैराज में मिला। वहीं उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए। हम एक विभाग बनाएंगे, साथ ही उपग्रह के माध्यम से सभी ग्लेशियरों की निगरानी और अध्ययन कर सकेंगे। आपको बता दें कि लापता व्यक्तियों में से अभी तक
58 के शव मिल चुके हैं, जिनमें से 30 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन सभी शवों का डीएनए सुरक्षित किया गया है। साथ ही 146 अन्य की तलाश भी लगातार जारी है। इसके अलावा जोशीमठ थाने पर अब तक कुल 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है। इधर आपदा प्रभावित 13 गांवों में जनजीवन पटरी पर लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहां बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के साथ ही आवाजाही के साधन भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि राजकीय महिला महाविद्यालय में ये आयोजन किया गया। कॉलेज की सभी छात्राओं और परिजनों ने कि यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सभी छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियम भी यहां पर बताए गए। तो बड़ी और अहम जानकारी हमीरपुर से, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की गई, उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी नियमों का पालन करने को लेकर लोगों से अपील के साथ साथ सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी सभी छात्र छात्राओं को दी गई। वहीं यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में गर्मी से निपटने की तैयारी में किसान जुट गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए कूलर मंगाए जा रहे हैं। वहीं बिजली व्यवस्था के लिए किसान अस्थायी कनेक्शन के लिए विद्युत निगम में आवेदन करेंगे। साथ ही विद्युत निगम से कनेक्शन नहीं मिलता है तो किसान आंदोलन स्थल पर जनरेटर की भी यहां पर व्यवस्था करेंगे। आपको बता दें कि यूपी गेट पर 82 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं तेज धूप से बचने के लिए किसानों ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जहां पर आंदोलन स्थल पर हर कैंप में कूलर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं किसानों की तरफ से कूलर के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। कुछ दिनों में कूलर आंदोलन स्थल पर पहुंच जाएंगे। साथ ही विद्युत निगम से 100 किलोवाट का स्थायी कनेक्शन आंदोलन स्थल पर भी देने की मांग की जाएगी। वहीं कनेक्शन लेने में आने वाला खर्च और बिल का भुगतान किसान कमेटी की तरफ से किया जाएगा, जिसके बाद अगर विद्युत निगम की तरफ से कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो किसानों की तरफ से आंदोलन स्थल पर जनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी में आंदोलन स्थल पर कूलर भी चलेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर गांव में 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या के मुख्य आरोपी को आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को इस मामले में मुख्य आरोपी के एक साथी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि सूरजपुर पुलिस और बदमाश के बीच यहां पर मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान थाना सूरजपुर पुलिस की कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने के कारण वे घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। थाना सूरजपुर अंतर्गत 130 रोड के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बदमाश, इनका हल्का तक गोली लग गई। 24 जनवरी थाना सूरजपुर अंतर्गत एक गांव में कुलेशपुर में एक 4 साल का बच्चा गायब हुई थी। फिर ये बच्चे का मर्डर हुआ था। इसमें 2 लोग मुलजिम थे। इसमें ऑलरेडी एक की गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। आज एक और का गिरफ्तारी हुआ है, ये विजय है। ये उसी मामले में वांछित थे। ये 25,000 का इनामी भी है और इनके कब्जे से एक तमंचा और एक राउंड लाइव कार्ट्रिज भी बरामद किया गया है। थाना सूरजपुर शहीद स्मारक स्थल महात्मा गांधी पार्क नगर पालिका परिषद हमीरपुर में सुहेलदेव की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सहित कई कार्यकर्ताओं ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया। वहीं अपने संबोधन में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने कहा कि राजभर महाराजा सुहेलदेव का जीवन
मानवता की सेवा के लिए ही समर्पित रहा। साथ ही कहा कि उनके आदर्शों पर चलकर ही समाज में समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।